अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत का जलजला। मोदी सरकार की मुसलमान दुश्मनी, खुली जगहों पर नमाज ईद की अदायगी पर पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख। ट्रंप का कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी से इंतहाई मुफीद गुफ्तगू का दावा। बरतानिया में 2 ईदों का तनाजा। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी के जरिए चंदा जमा करने की कोशिश। ये थी टॉप स्टोरीज। अब जरा देखते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं थाईलैंड और म्यांमार की जानिब, जहां पर 7.7 शिद्दत का एक बहुत बड़ा जलजला आया है और इस जलजले में कई इमारतें मुनहदम हो गई, कई जो है वो बिल्डिंग्स गिर गई। एक ज़ेर तामीर इमारत जो है वो भी गिरी है, जिसकी वजह से कई हलाकतें हुई हैं। इसके अलावा एक मस्जिद भी शहीद हो गई है। ये जो जलजला है, इस जलजले की शिद्दत थी 7.7 रेक्टर स्केल पर और इसकी गहराई थी 10 किलोमीटर। मरकज जो था वो शहर मंडाले से 17.2 किलोमीटर दूर था। आइए इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। म्यांमार और थाईलैंड में खौफनाक जलजले ने तबाही मचा दी। इमारतें जमीन बोस और पुल मुनहदम हो गए, सड़कें खुल गईं। हलाक होने वालों की तादाद 1,000 से तजावुज कर गई। अमरीकी एजेंसी ने तादाद 10,000 से तजावुज करने का खदशा जाहिर कर दिया। म्यांमार में जलजले के नतीजे में 1,002 अफराद हलाक और 2,400 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ हैं। मंडाले में आने वाला ये जलजला इस कदर शदीद था कि इसके झटके 900 किलोमीटर दूर थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में भी महसूस किए गए, जहां मुतादिद तामीराती स्ट्रक्चर मुनहदम हो गए। बैंकॉक में जेर तामीर एक बुलंद इमारत गिरने से 10 अफराद हलाक और 100 मजदूर लापता हैं। पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए सिफारत खानों को अलर्ट कर दिया गया। वजारत खारजा के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने यांगून और बैंकॉक में हंगामी सूरत हाल में मुआवनत फराहम करेंगे। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया और पाकिस्तानी शहरियों की हंगामी मदद के लिए वजारत खारजा ने राब्ता नंबर्स जारी कर दिए हैं। और अब देखते हैं कि दुनिया के दीगर ममालिक में क्या हो रहा है। भारत की जानिब, जहां पर भारत की इंतहा पसंदी, मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदी एक मरतबा फिर सामने आ रही है और अब ऐलान ये किया गया है कि मुसलमान खुली जगहों पर, यानी कि सड़कों पर या खुली जगहों पर ईद की नमाज और जुमे की नमाज अदा ना करें। और अगर उन्होंने ईद की नमाज या जुमे की नमाज खुली जगहों पर अदा करने की कोशिश की और वो उसमें पकड़े गए, तो फिर उनका जो पासपोर्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जी, ये ऐलान सामने आया है मोदी हुकूमत की तरफ से। और भारत की रियासत है उत्तर प्रदेश, जहां का शहर है मीरठ, बड़ा मशहूर शहर है। मीरठ की जो इंतहा पसंद पुलिस है उसने ये बयान दिया है कि अगर किसी ने ईद की नमाज खुली जगहों पर अदा करने की कोशिश की या जुमे की नमाज खुली जगहों पर अदा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एफआईआर भी काटी जाएगी और उसके अलावा दीगर मुकदमात भी उस शख्स पर कायम किए जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो की जाएगी वो ये कि उस शख्स का पासपोर्ट ही कैंसिल कर दिया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि एक तरीके से उसकी जो सिटीजनशिप है वो ही ख़त्म कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर जाते हैं अमेरिका की तरफ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मेरी और कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी की गुफ्तगू हुई है, जो कि बड़ी मस्बत गुफ्तगू है और ये गुफ्तगू ऐसी है कि जिससे दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा, यानी अमेरिका को भी फ़ायदा होगा और कनाडा को भी फ़ायदा होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान भी किया है, वो ये कि वो मुलाकात भी करेंगे कैनेडियन इलेक्शंस के बाद, यानी कि मार्क कार्नी की अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं तो, और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी कनाडा के इलेक्शंस के बाद। अच्छा, अब अगर इससे एक दिन पहले की डेवलपमेंट देखी जाए तो मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के वजीर आजम है, उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान दिया था अमेरिका के हवाले से और उन्होंने ये कहा था कि कनाडा को अब अमेरिका पर जो तिजारती इन्हिसार है उसे कम करना चाहिए, क्योंकि पहले अमेरिका और कनाडा जो है उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो जो ताल्लुकात हैं
उन ताल्लुकात में दरार आ चुकी है और इसीलिए हमें अब अमेरिका पर अपना इन्हिसार कम करना चाहिए। तो ये बयान जो है ये मार्क कार्नी की तरफ से आया था। प्रोग्राम में अब आपको हम लेकर जाते हैं बरतानिया की जानिब, जहाँ पर एक मामला सामने आया है और ये मामला पिछले सालों में भी होता रहा है, लेकिन अब भी ये मामला हो रहा है और ये मामला है 2 ईदों का। जी, पाकिस्तान में तो हम अक्सर औक़ात ये देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि 2 ईदें हो जाती हैं और एक तो हुकूमत की जो रोयत हिलाल कमेटी है वो ऐलान करती है चाँद देखकर ईद का, और उसके अलावा फिर मुख्तलिफ जगहों से और भी ऐलानात हो जाते हैं, तो ईदें जो है उसके अंदर एक डिवीज़न आ जाता है। तो यही मामला यूके का है। हमारे नुमाइंदे एमएम आलम साहब हमें इस हवाले से आगाह करेंगे कि यूके में 2 ईदों का क्या मामला है। जी एमएम आलम साहब बताइएगा। जी उवैस भाई, गुज़श्ता कई बरसों से बरतानिया में ईदैन का जो मसला है ये बड़ा गंभीर है और यहाँ पर 2 ईदें मनाई जाती हैं। आप देखें तो रमज़ान का जब आगाज़ होता है, इस साल भी जब 2025 के रमज़ान का आगाज़ हुआ, तो रमज़ान के आगाज़ में कुछ लोगों ने एक दिन पहले रोज़ा रखा, कुछ ने बाद में रखा। दोनों का मौक़िफ़ ये है कि कुछ लोग हैं वो जो बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडियन हैं, या जो अरब ममालिक के लोग हैं, वो तो सऊदी अरब को फॉलो करते हैं और सऊदिया जब ऐलान कर देता है तो उसके मुताबिक वो बरतानिया में भी अपने रोज़े का भी ऐलान कर देते हैं और ईद का भी। मसला जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर है। सबसे ज़्यादा इशू जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर है। फिर इसमें भी 2 ग्रुप्स हैं और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर ही एक ही मसलक के जमात अहले सुन्नत व जमात के ही अंदर 2 मौक़िफ़ पाए जाते हैं। कुछ लोग हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस है कि अपनी आंख से आप चांद देखें तो फिर आप अपना रोज़ा जो है उसका आगाज़ करें, रमज़ान का आगाज़ करें, और चांद देखें तो आप ईद का ऐलान करें। जबकि दूसरी तरफ जो है वो मौक़िफ़ ये है कि वो करीब के जो ममालिक हैं वहाँ से कोई अगर इत्तला आ जाती है, मोरक्को है, साउथ अफ्रीका है, अगर वहाँ से कोई इत्तला आ जाती है तो उसके ऊपर वो ऐलान कर देते हैं। इस मर्तबा यहाँ पर मतला साफ था। उमूमन बरतानिया में मतला साफ नहीं होता, जिसकी वजह से बादल बहुत ज्यादा होते हैं, बसा औकात जो है वो बारिश हो रही होती है, तो उसकी वजह से चांद का देखना और दिखाई देना नामुमकिन होता है। इस मर्तबा इस साल यहाँ पर चूंकि मतला साफ था, चांद दिखाई दे सकता था, तो एक ग्रुप ने जो है वो ऐलान कर दिया, दूसरे ग्रुप ने कहा कि चांद दिखाई नहीं दिया, और उसकी वजह से उन्होंने कहा जी आज रमज़ान का आगाज नहीं है, रमज़ान का आगाज कल होगा। इस वजह से इस साल जिन्होंने पहले रोजा रखा उनकी ईद संडे को बन रही है, जिन्होंने दूसरे दिन रमज़ान का आगाज किया उनकी ईद मंडे को बनेगी। तो ये काफी इशू है। फिर इस मर्तबा लगता यूं ही है कि मसाजिद में फिर जो है वो शोरो गोगा होगा और लोग जो है कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत डिस्टर्ब है। इसका एक अहम पहलू आप देखें कि ये तकसीम दर तकसीम की वजह से एक ही घर में अगर 5 या 6 अफराद है तो उनमें से 2 या 3 पहले ईद कर लेंगे, 2 या 3 जो है वो बाद में ईद करेंगे। क्यों? इसलिए कि कुछ लोग उस मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं वो उसको फॉलो करेंगे, कुछ दूसरी मस्जिद में जाते हैं वो उसको फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एमएम आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि बरतानिया में 2 ईदों के हवाले से क्या कन्फ्यूजन फैला हुआ है। अब आपको लेकर जाते हैं अगली खबर के लिए, एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसका नाम जो है वो तरक्की की मुमासलत है। यानी कि जब तरक्की की बात की जाती है तो इस मुल्क का नाम लिया जाता है। ये मुल्क है जापान, और जापान के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि जापान में सिर्फ कोई तकरीबन 17% के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने पासपोर्ट बनवाया हुआ है। यानी कि अगर हम उसकी काउंटिंग करें तो हर 6 में से 1 शख्स ऐसा है जो कि पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट क्यों नहीं बनवाते जापान के लोग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जापान के लोग पासपोर्ट इस वजह से नहीं बनवाते क्योंकि वो बैरून मुल्क जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनकी ख्वाहिश नहीं है कि वो अपना मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क जाएं। अब ये मामला क्या है, ये मुद्दा क्या है, इसकी ज़रा तफसील जानते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं इस हवाले से।
जापान के रहने वालों को अपने मुल्क में ही बेहतरीन मुआशी मौक़े मैसर हैं या फिर उनके मुल्क में सैरो तफरीह और सयाहत के बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं। शायद यही वजह है कि जापान के लोग अपने मुल्क से बाहर जाने को तरजीह नहीं देते। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जापानी शहरियों में सिर्फ 17.5% अफराद के पास पासपोर्ट मौजूद है, यानी 6 में से सिर्फ एक शख्स ही गैर मुल्की सफर कर रहा है। दिसंबर 2024 के आदादो शुमार के मुताबिक जापान में 2 करोड़ 16 लाख अफराद पासपोर्ट के हामिल हैं, जबकि कोरोना वबा से पहले ये तादाद 1/4 थी। दिलचस्प बात यह है कि जापान का पासपोर्ट सिंगापुर के बाद दूसरा मजबूत पासपोर्ट है, जो 190 ममालिक में वीजा के बगैर दाखिले की सहूलत फराहम करता है। इसके बावजूद शहरियों की एक बड़ी तादाद इस सहूलत से फायदा उठाने में दिलचस्पी नहीं रखती। रिपोर्ट आपने देखी नाजरीन। हमें लेना है यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको कहते हैं खुशामदीद। अब बात करते हैं नाजरीन कुछ क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से एक खबर तो यह है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली जो है वो क्रिप्टो करेंसी काउंसिल बनाने का ऐलान कर दिया है, और ये जो क्रिप्टो करेंसी काउंसिल है ये सारे क्रिप्टो करेंसी के मामलात को देखेगी और बताएगी, हुकूमत को मशवरे देगी कि किस तरीके से हमें इस डोमेन में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी एक और खबर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से वो सामने आई है, वो ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि दहशतगर्द तंजीम है उसने क्रिप्टो करेंसी के जरिए चंदा जमा करने की कोशिश की है। और ये एक तशवीशनाक बात है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना है तो फिर जो टेरर फाइनेंसिंग के मामलात हैं और इस तरह की जो तंजीमें हैं उनको किस तरीके से रोका जाएगा। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमान अब्दुल मजीद साहब, जो कि इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, और इनसे हम जरा इन मामलात पर जानकारी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ये जो पाकिस्तान ने जो क्रिप्टो काउंसिल बनाई है इसके हवाले से अगर आप हमें कुछ आगाह कर सकें कि इसको बनाने की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आई है। थैंक यू अवैस फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइमली टॉपिक है, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल अभी बनी है और इसमें जो उन्होंने अपने बताए हैं मकासद, उसके अंदर ये बताया गया है कि जो रेगुलेट करेंगे डिजिटल फाइनेंस, ब्लॉकचेन और क्रिप्टोज़ को। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों टर्मिनोलॉजीज़ की तरह से क्लैरिफिकेशन ले लें, क्योंकि मैंने ये देखा कि बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है, लोग उन तीनों चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं। तो देखें, ब्लॉकचेन तो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी का काम है, एक टेक्नोलॉजी है जिसको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी, रियल इस्टेट में भी, हेल्थ केयर में भी, जहाँ पर भी मल्टीपल लोकेशन पर रिकॉर्ड्स होते हैं तो वहाँ पर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रिप्टो एक वाहिद जगह नहीं, चूँकि क्रिप्टो करेंसीज बहुत मशहूर हुई हैं और उसकी वैल्यू 1 से 1 लाख डॉलर पहुंच गई है, तो जाहिर है कि उसको लोगों को ये महसूस होता है कि हर काम जो ब्लॉकचेन पर होता है वो सिर्फ क्रिप्टो पे ही होता है। दूसरी चीज़ डिजिटल फाइनेंस है। तो देखिए, डिजिटल फाइनेंस का जहाँ ताल्लुक है, डिजिटल फाइनेंस वो भी है जो हम बैंक के ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी नॉन बैंकिंग ऐप्स भी हैं, और डिजिटल फाइनेंस में वो सेंट्रल बैंकिंग की करेंसीज़ भी हैं, डिजिटल करेंसीज़ भी हैं जो सेंट्रल बैंक दुनिया भर में इशू करने का सोच रही हैं, देख रही हैं। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक भी इसको एवेल्यूएट कर रहा है। और आखिरी चीज़ है जो क्रिप्टो करेंसी है, जो कि बेसिकली एक डिजिटल एसेट है। ऐसे डिजिटल करेंसी भी लोग कहते हैं, लेकिन बेसिकली इट्स डिजिटल एसेट जो कंप्यूटर की डेटा माइनिंग के थ्रू जनरेट होता है और प्राइवेटली फिर उसकी ट्रेडिंग की जाती है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि बाइनेंस वगैरह। ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक ताल्लुक है हमारी क्रिप्टो काउंसिल का, क्रिप्टो काउंसिल ने इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बजाय इसके कि ये इनिशिएटिव और ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर में होती और एक स्कैटर्ड वे में होती, गवर्नमेंट ने इसको जो है वो एक सरकारी सतह पे इसको टेकअप किया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर तो इसको खुद हेड कर रहे हैं। SEC, आपके जो दो प्राइमरी रेगुलेटर्स हैं, स्टेट बैंक और SEC हैं, वो इसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, टाइमली इनिशिएटिव, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि गवर्नमेंट इसको अपने डायरेक्टली फ्रॉम डे वन जो है वो रेगुलेटरी अम्ब्रेला के अंदर लेके आ रही है। अच्छा नुमान, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में जब हम क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल दे देंगे तो इससे हमारी जो मईशत है उसको किस तरह के फ़ायदे पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान की मईशत को इससे कितना फ़ायदा होगा, क्या इससे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की इनेबलिंग होगी, देखिए पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ज़रूर है, क्योंकि डिजिटल फाइनेंस का मैं आपको इसकी एक मिसाल ये देता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने अपना जो विजन 2030 जो अनाउंस किया, उसका एक की पिलर जो है वो डिजिटल फाइनेंस है।
सऊदी ने अपनी फिनटेक अथॉरिटी भी क्रिएट की है। उन्होंने ये भी किया है कि हम अगले चंद सालों के अंदर एक 80% कैशलेस इकॉनमी जो है वो क्रिएट करेंगे। तो आई थिंक जो डिजिटल फाइनेंस है, जो हमारी इकॉनमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टैक्स कलेक्शन का या बाकी तमाम मामलात का, वो ये रहा है कि हमारी इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हमारा रियल एस्टेट सेक्टर की डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है। इसकी वजह से ये होता है कि हमारा रिटेल इन्वेस्टर है, उसको रियल एस्टेट एसेट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट के मौके नहीं मिलते। तो उसको हम इस तरीके से देखें कि हमारे यहाँ मजीद नई एसेट क्लासेस खुलेंगी डिजिटल ब्लॉकचेन के थ्रू, डिजिटल फाइनेंस के थ्रू। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी उसके अंदर आ सकेंगे एंड डेफिनेटली बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो कि ऐसे लिक्विड एसेट में, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर को जो चीज़ चाहिए होती है वो लिक्विड एसेट्स चाहिए होते हैं कि जिसको बेच के निकल सकें। जो लॉन्ग पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के अंदर FDI ना आने की वजह यह है कि चूँकि हमारे अपने पॉलिटिकल इशूज़ हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो 5 या 10 साल का व्यू नहीं लेते, क्योंकि FDI के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक मरतबा आपने पैसे लगा दिए तो आप उसका एग्जिट नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा एग्जिट ऑप्शन होगा जब मुख्तलिफ एसेट क्लासेस क्रिएट होंगी और उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर देखेंगे कि अगर उन्होंने एग्जिट करना है किसी भी एसेट क्लास के अंदर, वो रियल एस्टेट हो या कोई और भी हो, तो आई थिंक मजीद चैनल्स खुलेंगे। हमने देखा था कि हमारे पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स जो फॉरेन हमारे एक्सपैट्रिएट्स के लॉन्च किए गए थे, ठीक है, उसके कुछ इश्यूज़ जो थे वो अपनी जगह थे, लेकिन उसके ज़रिए से काफ़ी पैसा आया था। तो अगर हम कोई भी ऐसे एसेट क्लास क्रिएट करते हैं जो कि डिजिटल है जिसमें एंट्री और एग्जिट आसान है, लोग अगर पैसे लगाते हैं तो पैसे जो है एग्जिट करके निकल भी सकते हैं, तो आई थिंक उसमें काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है मोबिलाइज़ की जा सकेगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि देखिए जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसकी तरफ से फैसला ये आया है कि हमें अपनी जो इकोनॉमी है, जो हमारी मईशत है और जो हमारे तमाम जो माली मामलात हैं, उनको हमें लेकर जाना है इस्लामिक फाइनेंस की तरफ। तो ऐसी सूरत हाल में जो क्रिप्टो है उसकी क्या हैसियत होगी? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ये इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ है कि हमने 2027 तक अगले 5 सालों के अंदर हमने पूरी इकॉनमी को इस्लामिक फ़ाइनेंस के उसूलों के पर जो हमें पूरा कन्वर्ट करना है, पूरा बैंकिंग सिस्टम भी इस पे बात कर रहा है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी इसको देख रही है। तो ऐसी सूरत हाल में हम ये जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनी है या इसको हम कहाँ देखते हैं, तो देखें जैसे कि मैंने पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जहाँ तक ताल्लुक है डिजिटल फाइनेंस का, तो डिजिटल फाइनेंस तो बिल्कुल इसी तरीके से है कि वो हमारा पेपर बेस्ड सिस्टम जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सिस्टम के ऊपर। तो वहाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती कि उसके अंदर आपके जो भी लैंडिंग है, आपकी बोरोइंग है, वो सारे मामलात को ईजिली उसके फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं। हम ये भी देखते हैं कि सारे इस्लामिक बैंक्स हैं या कन्वेंशनल बैंक्स हैं, इस वक्त सारों जो है अपने पूरा जो सिस्टम है बैंकिंग का, वो अपनी बैंकिंग ऐप्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। पाकिस्तान में 5 नए डिजिटल बैंक्स का लाइसेंस भी मिल गया है, तो वो भी आने वाले दिनों में ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम मामलात को रोल आउट करेंगे। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है क्रिप्टो का, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्रिप्टो अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें, उसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखें, क्रिप्टो जो है इस्लामिक फाइनेंस के उसूलों के मुताबिक नहीं है। क्रिप्टो के अंडरलाइन कोई एसेट नहीं है। क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग भी होती है, क्रिप्टो बेसिकली क्या है, इट्स अ कंप्यूटर जनरेटेड कॉइन जिसकी ट्रेडिंग की जाती है। तो देखें इस क्रिप्टो में जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं या जो बिटकॉइन या इस किस्म की दीगर चीज़ें हैं, उसके मैं नहीं समझता कि उसको किसी भी तरीके से आप उसका कोई इस्लामिक फाइनेंस का अल्टरनेटिव क्रिएट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को आज ये देख लेना चाहिए कि आज हम इस ऐसे जंक्चर पर खड़े हुए हैं कि हमारी पूरी इकॉनमी की इस्लामाइजेशन की बात हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आप कोई ऐसा नया प्रोडक्ट लेके आते हैं जिसको 3 या 4 साल बाद आपको कन्वर्ट करना पड़े, जिसकी कन्वर्जन मुमकिन ना हो या जिसका कोई इस्लामिक फाइनेंस का कोई रैशनल मौजूद ना हो, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कोई भी ऐसी एसेट क्लास, नई डिजिटल फाइनेंस की क्लास हमें इस वक्त इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए जबकि हमारी पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो अपने आप को इस्लामिक फाइनेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा नुमान, अब एक और अहम मामले की तरफ आते हैं। टीटीपी की तरफ से ये कोशिश सामने आई है कि वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए चंदा जमा करें। अब ये जो मामला है, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है और इसकी अगर आप हमें थोड़ी-सी तफ़सील बता सकें कि जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए किस तरीके से फ़ाइनेंसिंग इकट्ठी करती हैं और इसको हुकूमत अगर रोकना चाहे, तो फिर ये जो माली मुआवनत उनकी जो लोग करते हैं, उनको ट्रैक कैसे किया जा सकता है? कैसे इस पूरे मामले को रोका जा सकता है? देखिए ये दहशत गर्दों को जहाँ तक ताल्लुक है कि वो इसके थ्रू कलेक्शन करें, देखिए दुनिया भर में प्रॉब्लम है क्योंकि ये एक अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है और इसके जो फ़ंड फ्लोज़ का अब तो मूवीज़ के अंदर भी दिखा रहे हैं। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे जो गलत कामों के, लीगल कामों के पेमेंट्स जो है वो बिटकॉइंस के थ्रू होती है। तो कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ को तो पाकिस्तान में अब अगेन इसका भी जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है कि वो दहशतगर्द तंजीमें जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ये पैसे रेज़ करती हैं और फिर वो पैसा पाकिस्तान में लेकर आती हैं, उसके अलग डायनामिक्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो तंजीमें जो कि पाकिस्तान से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पैसे जमा करके इनको इस्तेमाल कर सके। इस वक्त जो चीज़ हमारे सामने आ रही है पाकिस्तान में, चूँकि हमारी एक अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, कैश इकॉनमी है, तो सबसे पहले तो अगर हमें दहशत गर्दी को कंट्रोल करना है
तो हमें अपनी कैश इकॉनमी को कंट्रोल करना होगा, हमें इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। जब तक हमारी इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, कैश इकॉनमी को हम ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हम जो है दहशतगर्दी की फ़ाइनेंसिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारी लोकल दहशतगर्दी की फ़ाइनेंसिंग की बात हो रही है। जहाँ तक इंटरनेशनल उसका ताल्लुक है, तो देखिए इंटरनेशनल में आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जो रेमिटेंसेज हैं, जो फ़ंड फ्लोज़ हैं, वो किन प्लेटफॉर्म से वो पैसे रेज़ होके और फिर वो पाकिस्तान में चैनलाइज किए जा रहे हैं। उसके डायनामिक्स, उसके मैकेनिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, लोकल मार्केट के बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल इंटरनेशनल कॉपरेशन के बगैर ये काम नहीं हो सकेगा। इंटरनेशनल जब तक कॉपरेशन नहीं होगा, वहाँ के बैंक्स, वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ के रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जब तक इस बात को इंश्योर नहीं करेंगे कि इंटरनेशनल जो डिजिटल एसेट्स हैं उसके अंदर जो फ़ंड फ्लो है, जो लोग पैसे लगा रहे हैं, वो पैसा लेजिटिमेट मीन्स से आ रहा है और इवेंचुअली जिन जगहों पे वो भेजा जा रहा है वो भी लेजिटिमेट जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके लिए हमारी जो इनवर्ड इकॉनमी है, हमारा जो रेमिटेंस का सिस्टम है, पाकिस्तान ने उसको बहुत मजबूत करना होगा। हमारे यहाँ बहुत सारी जो है NGOs भी जो हैं, उनकी आड़ में भी ये सारे काम हो रहे होते हैं। बल्कि हमारे यहाँ बहुत सारा दहशतगर्दी की जो फाइनेंसिंग हमारे NGOs कर रही है, हमारे NGOs की आड़ में ये काम हो रहा होता है। मैं बड़ी NGOs की बात नहीं कर रहा जो हेल्थ, एजुकेशन और अच्छे सेक्टर्स के अंदर काम कर रही है, लेकिन बहुत सारी हमारी शहरी NGOs भी हैं जो ये काम कर रही होती हैं। तो देखिए पाकिस्तान को अपना इंटरनेशनल कॉपरेशन भी ठीक करना होगा, इंटरनेशनल फंड फ्लोज को भी ठीक करना होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अगर हमने दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग को रोकना है तो हमें अपनी लोकल जो लोकल हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसको कंट्रोल करना होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो डिजिटल फाइनेंस है, जो ब्लॉकचेन है, इसके ज़रिए से इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन में एक बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए जिस तरह सऊदी गवर्नमेंट की मैंने आपको मिसाल दी, इस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी अपने अहदाफ मुतय्यन करने होंगे। जैसे कभी हमने देखा इस्लामिक फ़ाइनेंस की बात हुई कि इस्लामिक फ़ाइनेंस के हवाले से ये भी हमने देखने में आया कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक ये डिसीजन दिया है कि अगले 5 सालों के अंदर जो है इस जो सिस्टम को जो है वो इस्लामाइज़ होना चाहिए फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो हमें डिजिटल के भी इस किस्म के टारगेट्स रखने होंगे कि हमें अगले चंद सालों के अंदर अपनी 70-80% इकॉनमी को डिजिटल इकॉनमी की तरफ लेके जाना होगा, जिसमें हर जगह आपकी पेमेंट्स POS के थ्रू। जब डिजिटल इकॉनमी की तरफ हम जाएंगे तो इस सारे मसाइल जो दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के हैं, दीगर हैं, इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन के हैं, टैक्स कलेक्शन के हैं, वो ऑटोमेटिकली हल होंगे। और फाइनली मैं चाहूँगा कि अगर आप हमें ये बता सकें कि पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्द गिरोह हैं या शिद्दत पसंद गिरोह हैं, उनको किस तरीके से रोका जा सकता है कि ये डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल ना कर पाएँ? क्योंकि ये एक मामला ऐसा है कि जिसके हवाले से लोग तशवीश का शिकार हैं। तो क्या मेजर्स ऐसे हैं जो कि हुकूमत को लेने चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, शिद्दत पसंदों को कैसे रोका जा सकता है, इसका सिर्फ एक ही हल है कि हमने अपनी इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी, फ़ंड फ्लोज़ की डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी और कानून को इस तरीके से बनाना होगा। हमारी एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम कानून करते हैं तो हम समटाइम्स ओवर लेजिस्लेशन कर देते हैं, कानून को इतना मुश्किल बना देते हैं कि कोई कानून के एम्बिट में आना जो है लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। या हम कानून को इतना रिलैक्स बना देते हैं कि उसका इस्तेमाल गलत होने लगता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है इसको बैलेंस को रखा जाए कि लोग कानूनी सिस्टम के एम्बिट में आ सकें। जैसे कि हमारे यहाँ डोनेशन का सिस्टम है, बहुत सारी मैं अच्छी NGOs को भी देखता हूँ कि वो अपना जो काम करना चाहती हैं, उनके लिए इतनी सारी रजिस्ट्रेशंस हैं, इतनी मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पे जाके उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है कि वो परेशान हो जाते हैं, वो तंग हो जाते हैं। हमारे पास एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि तमाम तर हमारे चैरिटीज़ को देखे। पाकिस्तान में देखें, अगर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान में तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1000 से लेकर और 2000 अरब तक की चैरिटी होती है सालाना, क्योंकि इतना निकल जो कि हमारी तकरीबन जो GDP है उसका 1 to 1.1% बनता है। तो ऐसी सूरत हाल में इतना बड़ा हमारा जो फ़ंड फ्लो है, जो अनफॉर्मल सेक्टर में, अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में हो रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए हमें जो है इक़दाम करने होंगे और उसमें हमारा जो शिद्दत पसंदी वाला मामला है उसको कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलेगी। और आई थिंक कि ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है, ये बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि इनके पास जो ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी सिस्टम है, उसके ज़रिए से हमारा जो पूरा चैरिटी का सिस्टम है, फंड फ्लोज का सिस्टम है, उसको डॉक्यूमेंट करने में, उसको डिजिटाइज़ करने में बहुत आसानी मिल सकती है। मेरे ख्याल से हमारा एक विजन ये होना चाहिए कि हमारी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लेजिस्लेशन के साथ साथ हमारी इकॉनमी की जो डिजिटाइजेशन है उसके भी गवर्नमेंट ने अहदाफ मुकर्रर करने होंगे कि आज से 5 या 10 सालों के अंदर हमारी इकॉनमी का 70 to 80% जो है वो डिजिटल फाइनेंस पे और कैशलेस इकॉनमी हो जाए। और इसी तरह हमारा जो चैरिटी का पूरा सिस्टम है उसको भी हमने ये करना होगा कि हमारे पूरे चैरिटी सिस्टम को हमने वो डिजिटाइज़ करना होगा, ताकि हमारा जितना फ़ंड फ्लो चैरिटी का है उस जो, जैसा कि मैंने कहा कि एनीवे बिटवीन 1000 to 2000 बिलियन है, तो उसको भी जो है हम अगर रेगुलेट कर लेंगे, उसको हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा
जो हमारा शिद्दत पसंदी का मामला है वो भी हल हो जाएगा और हमारी इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि हमें बता रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी की जो काउंसिल है उसके बनने का क्या फ़ायदा होगा, और फिर जो टेरर फाइनेंसिंग है उसकी अगर क्रिप्टो करेंसी की उसमें यूटिलाइजेशन हो रही है तो उसे कैसे रोका जा सकता है। यहाँ पर नाजरीन हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब बात करते हैं जी कुछ फेक न्यूज़ की। जी फेक न्यूज़, ये वो टर्मिनोलॉजी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही हैं, इसके हवाले से कवानीन भी बन रहे हैं, लेकिन फेक न्यूज़ को फैलने से शायद कोई रोक नहीं पा रहा है। अब इस फेक न्यूज़ को जब हम देखते हैं तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, कैसे हमें पता चलेगा कि कोई न्यूज़ जो कि हमें सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर मिल रही है, कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई न्यूज़, वो झूठी है या सच्ची है, इसका तायुन कैसे किया जाए? क्योंकि अगर हम ये तायुन नहीं करेंगे और उस खबर को फैला देंगे तो एक तो इन्फॉर्मेशन गलत फैलेगी, लेकिन उसका हमें भी नुकसान हो सकता है। बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं कि जो कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ बनाए गए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ असद बेग साहब मौजूद हैं जो कि डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं और मीडिया के हवाले से, न्यूज़ के हवाले से, डिजिटल जर्नलिज्म के हवाले से ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वैस। असद, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ज़रा आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन को अगर आप ये समझा दें कि ये फेक न्यूज़ जो है वो होती क्या क्या है और किस किस किस्म की होती है। देखिए, झूठी मालूमात किसी भी किस्म की, स्पेसिफिकली उस किस्म की जो कि इंसाइटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है या कर सकते हैं आप। मसलन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट मेरे ख्याल से अब हमारे रीजन में चल रही है कि क्या जो मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ है वो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है कि नहीं है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये वाकई में एक पूरी एक तरीके से जो मिस इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को जहन में रख। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यूके की। आपको याद होगा जब आईसिस के लिए रिक्रूटमेंट हो रही थी तो उसका बहुत बड़ा इन्हिसार यूके में ट्विटर के थ्रू था। बिल्कुल। और रिक्रूटमेंट लोगों की इस किस्म के कामों के लिए की जाती है तो वो सच्ची और झूठी इंफॉर्मेशन को मिला के, जिसको हम अंग्रेजी में मैल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, उसके थ्रू की जाती है। यानी कि सच्ची झूठी कहानियां सुना के उनको अपनी तरफ रागब किया जाता है और वो फिर देखा सबने कि किस तरह से वो सारा मामला हुआ। सो सिमिलरली हमारे रीजन में भी ये बात बहुत परवेलेंट है। सो झूठी आप मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज आप उसको स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि कोई भी मैल इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी झूठी सच्ची बात जो कि बना के किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है और जिससे कोई ना कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या वायलेंस इंसाइटमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। ये औरतों के खिलाफ भी होती है, मिनॉरिटी के खिलाफ भी होती है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड खबरें भी होती। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको बहुत शॉकिंग लगे, वो चांसेस हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है ऑनलाइन इंटरनेट पे। अच्छा, अब चूंकि आपने इसमें बात की कि वो पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है इसका या इंसाइटमेंट के लिए हो सकती है, अगर फॉर एग्जांपल ये दो चीज़ें नहीं हैं तो या मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स खबर फैला देता है कि जी ओवैस जो है वो 365 न्यूज़ पर काम नहीं करता, वो किसी और चैनल पर काम करता है, हालांकि मैं 365 न्यूज़ पर काम करता हूँ। अब टेक्निकली ये फेक न्यूज़ है, लेकिन इसमें इंसाइटमेंट वाला मामला भी नहीं है, कोई पॉलिटिकल फेवर लेने वाला या पॉलिटिकल बेनिफिट लेने वाला मामला भी नहीं है, तो क्या इसको भी हम फेक न्यूज़ में ही कैटेगराइज करेंगे? इसको भी करेंगे। जो इसकी जो कैटेगराइजेशन है उसको आम तौर पे हम मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन वो झूठी या फॉल्स इन्फॉर्मेशन है जो कि अमूमन नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन ज्यादा जो परवेलेंट है, वैसे आपने भी देखा है, जो ज्यादा परवेलेंट है इंटरनेट पे, मसलन लव जिहाद की एग्जांपल है इंडिया से अगर आप देखें तो ज्यादा परवेलेंट है वो किस्म की खबरें जिसको हम डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई हार्म करने के लिए, इंसाइटमेंट करने के लिए, पॉलिटिकल किसी किस्म का अपना मोटिव पूरा करने के लिए वो फैलाई जाती है, तो उसको डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन जो एक और आपके नाजरीन के लिए मैं बताता चलूं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म की मुझे लगता है मिस इन्फॉर्मेशन है या जो फेक न्यूज है, उसको हम मैल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि ये वो आधा सच और आधा झूठ मिला के एक प्रोपेगेंडा किसी तरीके से बनाया जाता है कि ना वो पूरी तरह से झूठ होता है ना वो पूरी तरह से सच होता है, लेकिन उसकी बेसिस पे उसको इस्तेमाल करके जो पॉलिटिकल मोटिव हासिल किए जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको आईसिस के एग्जांपल दी, फॉर इंस्टेंस उनका प्रोपेगेंडा देखने की कोशिश करें जो वो कर रहे थे पहले, कुछ अर्से पहले रिक्रूटमेंट के लिए, तो आपको नजर आएगा कि वो सारी बातें झूठी नहीं कर रहे थे। जो उनकी प्रोपेगेंडा था, जो उनका हेटफुल मवाद था, वो कुछ ना कुछ सच की बेसिस पे भी था, लेकिन वो उसको इस्तेमाल इस तरह कर रहे थे कि वो अपने पॉलिटिकल मोटिव हासिल कर सकें और उससे बहुत ज्यादा नुकसान क्रिएट कर सकें।
अब हम आ जाते हैं उसकी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म पर कि मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई तस्वीर या वीडियो या कोई खबर आती है, मैं कैसे ये चेक कर सकता हूँ बीइंग अ कॉमन पर्सन जो कि एक हद तक इंटरनेट इस्तेमाल करना जानता है, कुछ व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, और बेसिक कुछ वेबसाइट्स पर जाके कुछ यूट्यूब वीडियोज़, और मेरे पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल जैसे भी सब्सक्राइब किए हुए होते हैं जो कि बहुत ही अलग खबरें दे रहे होते हैं, अजीब सी खबरें दे रहे होते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक यूट्यूब चैनल देखा जिसमें कोई शख्स बैठ कर ये बता रहे थे कि ट्रंप जो है उसने इसराइल से अब कह दिया है कि आप फ़लस्तीन पे जुल्म करना बंद कर दो, और वो ट्रंप जो है वो फ़लस्तीन के साथ हो गया है। और मैं ये देख रहा था कि वो बड़े वसूख से ये शख्स कह रहा है, पता नहीं कौन था। तो अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि ये जो खबर मेरे पास पहुंच रही है ये सच है या झूठ है, फेक न्यूज़ है या सही न्यूज़ है? देखिए, 2-3 चीजें मैं बता दूं आपको, ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट बात की है। क्योंकि पैलेस्टाइन के बारे में बहुत ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन फैली हुई है, और बल्कि शुरू ही जब ये वॉर शुरू हुई थी तो उसी वक्त आपने देखा होगा कि सीएनएन ने रिपोर्ट किया था कि बच्चों को भी हेडिंग कर रहे हैं एंड सो ऑन। वो फिर बाद में माफी मांगी कि वो ऐसा कुछ नहीं था, वो मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए, 2-3 मैं आपको बहुत आपके देखने वालों के लिए सीधा सीधा पॉइंट्स बता देता हूँ। नंबर 1, तो जो व्हाट्सएप पे आपको डिसइंफॉर्मेशन रिसीव होती है पब्लिक ग्रुप्स में, प्राइवेट ग्रुप्स में, आपका कोई दोस्त फॉरवर्ड कर रहा है, तो उस पे तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि जो उसको बिल्कुल ना माने। आप उसको ये जहन में रखें ही ना कि वो सही खबर है, अनलेस कि आपने उसको किसी ऑनलाइन मीडियम पे, किसी क्रेडिबल मीडियम में पढ़ लिया हो। मसलन कोई खबर आई, ये जिस तरह आपने भी एग्जांपल दी ट्रंप की, आपको किसी ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड की, तो आपका जो अप्रोच होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट ये होनी चाहिए कि ये झूठी खबर है, अनलेस कि वो प्रूव हो जाए कि वो सही है। तो ये तो व्हाट्सएप की अप्रोच मैं रिकमेंड करूंगा आपके देखने वालों को, नंबर 1। नंबर 2, फिर अब आप आ जाए फेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे। देखिए, जब फेसबुक पे इस किस्म की कोई पोस्ट होती है, तो फेसबुक एक बड़ा प्लेटफॉर्म है या इंस्टा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे यूजुअली लोग कमेंट्स में उसको खुद से ही चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि वो ये भी बताना शुरू कर देते हैं कि असली खबर क्या है। तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी खबर जो आप कंज्यूम कर रहे हैं फेसबुक से कर रहे हैं, और ये मैं बाय द वे ऐसी खबर की बात नहीं कर रहा जो कि बड़े क्रेडिबल इदारे मसलन 365 से हो या डॉन से हो, या कि मैं न्यूज के इदारों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वो जो कि अनवेरिफाइड सोर्सेज। तो ये कमेंट्स आपने लाजमी देखने हैं फेसबुक पे कि क्या ये जो बात है इसमें कोई इसको नीचे चैलेंज कर रहा है या कि नहीं कर रहा, और अगर वो चैलेंज कर रहा है तो उसकी सही इंफॉर्मेशन क्या है। चांसेस ये है कि वहां से आपको मिस इन्फॉर्मेशन अगर तो होगी तो वो मिल जाएगी। और नंबर 3 ये, सिमिलरली ट्विटर पे भी प्रेवलेंस बहुत है मिस इन्फॉर्मेशन की। वहां पे भी जब लोग पोस्ट करते हैं तो वो बहुत किस्म के लोग क्योंकि पोस्ट कर रहे होते हैं, आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब बेसिक रूल क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इंटरनेट से आपके पास जो चीज़ आ रही है, पहले आप ये तसव्वुर करें कि ये गलत है, फिर चेक कर लें कि भाई क्या ये किसी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। हालांकि वो भी, जैसे आपने CNN की एग्जाम्पल दी, वो भी गलती कर सकता है, लेकिन ये कि फिर भी उसके अंदर एक काबिल भरोसा बात होती है कि वो एक इदारे से आ रही है, न्यूज़ इदारे से आ रही है। फिर कॉमेंट्स चेक कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉमेंट से पता लग जाएगा आपको कि भाई लोग जो हैं वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा, क्या टेक्नोलॉजी की मदद से चेक किया जा सकता है, AI की मदद से चेक किया जा सकता है? फॉर इंस्टेंस, आपके पास कोई तस्वीर आती है, जैसे वो सानिया मिर्ज़ा और मोहम्मद शामी जो है इंडियन बॉलर, उसकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा चल रही थी। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लो जी, इनकी तो अब शादी होने वाली है। अब आप कैसे चेक करेंगे कि ये तस्वीर जो है वो AI की मदद से जनरेट हुई है या किसी ने वैसे ही बना के फोटोशॉप से डाल दी है? कैसे पता चलेगा कि ये सच्ची है या झूठी है? देखिए, वैसे टूल्स हैं चेक करने के लिए तस्वीरों को, लेकिन फिर बात वही है कि जो आम तौर पे जो एवरेज यूजर्स होते हैं वो ना सिर्फ ये कि टूल्स इस्तेमाल करना नहीं चाहते, बल्कि उनके पास टाइम भी नहीं होता। वो आप लेट्स से आप बैठे हुए हैं या आपके कोई घर पे कोई बुजुर्ग बैठे हैं या कोई भी एवरेज यूजर बैठे हैं इंटरनेट के, जब वो इंटरनेट पे कोई चीज देख रहे होते हैं तो उनका फोकस होता है उस कंटेंट को कंज्यूम करने पे, और फोकस होता है स्क्रोलिंग पे। ये वाली जो मूवमेंट है आपके थंब की, ये खराब नहीं होती उस वक्त लोग जाते हैं। तो बहुत 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 थोड़ी एक परसेंटेज होती है उन लोगों की जो कि एक्चुअली उस पे ये ध्यान करने की कोशिश करते हैं कि इसको हम वेरीफाई करें या हम कोई टूल इस्तेमाल करें, रिवर्स इमेज सर्च करें या कोई और तरीका करें। तो ये लोग बहुत अक्सर नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है वो AI जनरेटेड वीडियोस की है। देखिए, मैंने क्यों ये बात की शुरू में कि आपको अप्रोच ये रखनी चाहिए कि अगर आप कम से कम ये ना समझें कि गलत है, तो कम से कम ये जरूर समझें कि उस पर डाउट रखें। वो इसलिए शक वाला जो इन्फॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये है क्योंकि बहुत आसान हो गया है, वैसे आपको पता है बहुत आसान हो गया है जनरेटिव AI वीडियोस बनाना, किसी के साथ कुछ भी करते हुए। और ये मैं बहुत वसूख से बात कर रहा हूँ।
तो आपको अगर कोई भी चीज ऐसी नजर आती है जिसमें कोई एक ऐसा इंसान है जो कि कोई एक अनएक्सपेक्टेड हरकत कर रहा है, या वो कोई एक अनएक्सपेक्टेड चीज आपको दिखा रही है वो वीडियो, तो बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो एआई जनरेटेड वीडियो होगी। बिल्कुल। क्या कोई ऐसे एक दो टूल्स बता सकते हैं ताकि अगर कोई इसको वेरीफाई करना चाहे कुछ चीज़ों को, तो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो? देखिए, सबसे आसान जो है वो तो गूगल रिवर्स इमेज सर्च है, जो कि आप सबके पास जिसका एक्सेस, जो जो लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं उन सबके पास उसका एक्सेस होता है। और वो करता ये है कि अगर आपको कोई फेक इमेज, स्पेसिफिकली आपको तस्वीर मिली है, तो उस तस्वीर को आप सर्च कर सकते हैं कि ये पहले कहीं आई है, कहीं पे ये पहले कुछ शेयर की है। और अक्सर औकात ये होता है वैसे कि पुरानी तस्वीरें शेयर की जाती हैं। मसलन आपको याद होगा कुछ अरसे पहले मौलाना फजल रहमान काबुल गए थे, जी। तो वो जब वो गए थे तो उनकी 2015 की तस्वीरें बेइंतहा शेयर की जा रही थी इंटरनेट पे। तो और उसपे बहुत सारे लोगों का पहला जो अप्रोच था वो ये था कि उन्होंने वो रिवर्स इमेज सर्च की, तो उनको वो 2015 में मेरे ख्याल से गालिबन बीबीसी की एक स्टोरी थी वो मिली, और उन्होंने बताया कि देखें ये फेक न्यूज़ है। तो एक तो ये तरीकाकार हो सकता है। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि जो एआई इमेजेस हैं या एआई वीडियोस हैं, उनमें बहुत क्लियर आपको इंडिकेशंस नजर आएंगी मूवमेंट में। हैंड्स की मूवमेंट जो है वो शेकी हो सकती है, जो स्किन होती है आपके चेहरे की इंसान की उस वीडियो में वो बहुत ज्यादा शाइनी होती है, जिस तरह किसी, आप ये समझ लें कि वो जो बच्चों के खेलने वाली डॉल्स होती हैं जिस तरह की स्किन उनकी होती हैं, उस तरह की स्किन होती है, बहुत अनरियलिस्टिकली शाइनी स्किन होती हैं, कोई ब्लेमिशेस नहीं होते, और उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं बहुत अननेचुरल होती हैं। तो इस किस्म की अगर आपको कोई वीडियो नजर आए और आपको स्पेसिफिकली उस वीडियो में कुछ शॉकिंग होता हुआ नजर आए, मसलन कोई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पॉलिटिशियंस, स्पेसिफिकली फीमेल पॉलिटिशियंस की डांस करती हुई वीडियोस वो एआई से बना रहे हैं, बट स्पेसिफिकली अगर इस किस्म का कोई आपको एक्शन नजर आए तो 100% चांस है कि वो ना सिर्फ वीडियो फेक है, बल्कि अगर आप उसको शेयर करेंगे तो आप जो उस इंसान है, उस औरत है या मर्द है जो भी है, उनके आप डेफेमेशन करेंगे, और ये सिविल ऑफेंस भी हो सकता है, और सैडली हमारे कानून में इस वक्त क्रिमिनल डेफेमेशन भी है। तो बिल्कुल। वो आपके लिए कानूनन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। तो माय सजेशन वुड बी कि ना सिर्फ ये कि आप उसको, उन वीडियोस को माने ना, बल्कि शेयर भी ना करें, स्पेसिफिकली ऐसी वीडियोस को जो कि किसी के लिए हार्म क्रिएट कर रही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे असद बेग साहब आपका, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। लोगों सुन लो, ये बात बड़ी अहम है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मोड होना चाहिए हमारा वो ये होना चाहिए कि जो मवाद हमारे पास इंटरनेट से आ रहा है वो गलत है, उसके बाद हम उसको ज़रा सा वेरीफाई करना शुरू करें। गूगल पे जाके सर्च करें, देख लें वो किस इदारे की तरफ से आ रहा है, इमेजेस हैं तो सर्च कर लें, देख लें कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से तो नहीं बनाए गए हैं। ये चीज़ें करेंगे तो हम सच की खोज लगा सकेंगे, वरना हम झूठ फैलाते रहेंगे और झूठ यूं ही फैलता रहेगा। आज के प्रोग्राम में नाजरीन इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।